हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का वन शॉट साइकोलॉजी का जो पेपर है, ठीक है। इसमें हमारा पहले सिलेबस देखते हैं। तो इसके अंदर 4 यूनिट्स हमें दी हुई है। सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें है नेचर, मॉडल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। देन पर्सनल कॉम्पिटेंसी, जिसमें है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। देन वी हैव सोशल कॉम्पिटेंसी, जिसमें है सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद मेजरमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हमारा नेचर और सिग्निफिकेंस। उसके बाद 3 मॉडल्स है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के, जिसमें एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल एंड मिक्स मॉडल। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि 4 हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। Emotional intelligence refers to the ability to recognize, understand, manage and use emotions effectively. अपने इमोशंस को एक ऐसी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए जिससे हम अपने इमोशंस को समझ सकें और रिकॉग्नाइज पहचान सकें और मैनेज कर सकें एंड उनका एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकें, बोथ खुद के इमोशंस भी और दूसरे के इमोशंस भी। ये नहीं है कि अपने अपने इमोशन समझने हैं, दूसरे के भी इमोशंस को ध्यान में रखना है इसके अंदर हमें। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग्स इमोशंस बट ऑल्सो अबाउट, ये नहीं है कि हमें हमारे इमोशंस समझ आ रहे हैं, नहीं, इसमें हमें समझना भी है, उनको कंट्रोल भी करना है और उनको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, यूजिंग दैम इन ए पॉजिटिव वे। अब एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है, हर एक टॉपिक की एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो। सो अकॉर्डिंग टू सेल्वे मायर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, टू परसीव, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड रेगुलेट इमोशन। परसीव का मतलब पहचानना, अंडरस्टैंड मतलब समझना और मैनेज उनको मैनेज करके चलना और रेगुलेट करना, कंट्रोल करना अपने इमोशंस के ऊपर। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, दोनों फेल हो जाते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर। 2 स्टूडेंट हैं ए एंड बी, दोनों फेल हो जाते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर। वन बिकम डिप्रेस्ड एंड स्टॉप स्टडिंग, ए जो है वो पढ़ना बंद कर देता है और वो स्ट्रेस में चल जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन दूसरा बी जो है ये पढ़ना दोबारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और जो इसने मिस्टेक की थी उनसे सीखता है एंड उनको इम्प्रूव करता है। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस हुई? तो बी के अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हुई। क्यों? क्योंकि वो अपनी मिस्टेक से सीख रहा है एंड उनको इम्प्रूव कर रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। देन वी हैव नेचर और फीचर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें है सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर ओन फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाई यू फील दैट वे। अब इसमें बी ने समझ लिया था कि हाँ तुमने गलती की है, तुम फेल हो गए, तो ये आपकी मिस्टेक है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। तो ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस, हमें पता तो है कि हमें करना क्या है, तो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा हमारे पास है सेल्फ कंट्रोल, बीइंग एबल टू कंट्रोल एंगर, स्ट्रेस एंड अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन। हमारा गुस्सा, स्ट्रेस, अब इसके अंदर जो बी था इसने अपना जो स्ट्रेस था वो कंट्रोल किया, लेकिन ए नहीं कर पाया, तो उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन बी के पास था क्योंकि उसने कंट्रोल कर लिया था अपना गुस्सा वगैरह। उसके बाद हमारा थर्ड फीचर है इमोशनल इंटेलिजेंस का, मोटिवेशन, स्टेइंग पॉजिटिव एंड वर्किंग हार्ड इवन थिंग्स वर डिफ़िकल्ट। इसमें देखो, इसमें इसने अपने मिस्टेक ली, उसको इम्प्रूव किया एंड देन पॉजिटिव तरीके से अपने आप को शो किया कि उसके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमेशा कोई भी काम करते समय पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी तरफ हार्ड वर्क करना चाहिए, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो, वो कंप्लीट होगा ही ज़रूर। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट अदर्स पीपल फीलिंग, खुद के इमोशन को समझ लिया, अब दूसरे के इमोशंस को भी समझना चाहिए और उनके इमोशंस को भी पहचानना चाहिए, क्या वो फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गुड कम्युनिकेशन, अपनी जो फीलिंग्स हैं हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ एंड दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएँ, सुन पाएँ। रिलेशनशिप स्किल्स, मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड सोल्व कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको शांतिपूर्वक सोल्व करना चाहिए, ऐसे नहीं बहसबाजी कर ली, और गुड रिलेशनशिप बना के चलना चाहिए। इमोशनल बैलेंस, काम रहना चाहिए, हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहिए, चाहे कितनी ही डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, हमेशा शांति से काम करें। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
नाउ अभी स्टार्ट करते हैं अपना सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इसमें हमारे पास है 6 पॉइंट्स इसके अंदर। तो सबसे पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि अपने इमोशंस को हम अच्छे से समझ पाएँ, तो ये हमें हेल्प करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में, हमारी एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है, इमोशनल जो प्रेशर्स आते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो मैनेज होता है और हम डिप्रेस्ड नहीं रहते। उसके बाद है बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है एंड देन हम सीखते हैं। तो इससे हमारी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद है लीडरशिप डेवलपमेंट। इसमें है हेल्प करता, हमें ये मोटिवेट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड गाइड करता है अदर्स इफेक्टिवली। तो इससे क्या होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में हेल्प करता है शांतिपूर्वक, एम्पैथी से और कम्युनिकेशन से एंड कोऑपरेशन से। तो इससे क्या होता है, हमारी गुड रिलेशनशिप रहती है। उसके बाद है बेटर डिसीजन मेकिंग। इसमें हम इम्प्लूसिव रिएक्शंस नहीं दे सकते और इनकरेज करता है थॉटफुल रिस्पॉन्स। जो भी बात कहें हम सोच समझ के कहें, ऐसे ही कुछ वर्ड्स नहीं बोलते। तो ये इसमें हेल्प करता है। मेंटल वेलबींग, ये रिड्यूस करता है हमारे ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसको रिड्यूस करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है इमोशनल उनको रिड्यूस करता है। इससे क्या होता है, ये जो प्रमोट करता है इमोशनल बैलेंस को, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेंटल वेलबींग रहती है। तो ये हमारे थे सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, अगर इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो भी यही लिखना है, और सिग्निफिकेंस पूछे जाए तो भी। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, लीडरशिप डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, बेटर डिसीजन मेकिंग, मेंटल वेलबींग, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। और ये भी लिख सकते हो, हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो भी चीज़ मन में आए वो। मॉडल्स देखते हैं हम। मॉडल एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है और स्ट्रक्चर जो कि एक्सप्लेन करता है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्या ये कैसे काम करती है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड्स है। अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो हम एक मॉडल जो हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर देता है इमोशनल इंटेलिजेंस को। तो इसके अंदर हमारे पास 3 मॉडल्स आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहला आता है एबिलिटी मॉडल, दूसरा आता है ट्रेट मॉडल, तीसरा मिक्स मॉडल। तो हमने नेचर देख लिया, फिर सिग्निफिकेंस देख ली, अब है मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें 3 है, एबिलिटी, ट्रेट और मिक्स मॉडल। सबसे पहले है एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल जो कि किसने दिया था, सेल्वॉय एंड मेयर ने दिया था। दिस मॉडल डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस एज द मेंटल एबिलिटी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस को बताता है एक मेंटल एबिलिटी की तरफ से। ये फोकस करता है हाउ वेल ए पर्सन कैन प्रोसेस एंड यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन। ये बताता है कि कैसे, अगर एक इंसान के पास इमोशनल इंफॉर्मेशन है तो वो कैसे उसको प्रोसेस करता है और कैसे उसको यूज़ करता है। ये ईआई को ट्रीट करता है लाइक आईक्यू। आईक्यू अलग होता है, आईक्यू अलग होता है और ईआई अलग होता है, ठीक है। तो इन दोनों को ये सेम ट्रीट करता है कि अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो एकेडमिकली भी इंटेलिजेंट ही होगा। तो ये ऐसे बताता है। मेन कंपोनेंट, इसमें 4 ब्रांचेज हैं या फिर बोले तो 4 कंपोनेंट है इसके। सबसे पहले आता है परसीविंग इमोशन। ये आइडेंटिफाई करता है इमोशंस को फेस देख के, वॉइस देख के एंड बिहेवियर देख के। उसके बाद है ये इमोशंस को यूज़ करता है हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए। उसके बाद है अंडरस्टैंड करता है इमोशंस को, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद ये अंडरस्टैंड करता है इमोशंस को कि क्या कॉजेज़ थे, क्या चेंजेस हैं जो होने ज़रूरी है इसमें, हमारे जो इमोशन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा था इसके अंदर परसीविंग इमोशन, दूसरा यूजिंग इमोशंस, तीसरा अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, फोर्थ वी हैव मैनेजिंग इमोशन। अब जो इमोशंस हैं वो उसने समझ लिए। देखो, पहले तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया इमोशंस, फिर उसको यूज़ किया, फिर उसको समझ लिया, और अब उनको मैनेज कर रहा है कि ज़्यादा तो इमोशंस यूज़ नहीं हो रहे यहाँ पे, खुद को भी मैनेज करता है और दूसरों को भी मैनेज करता है। उसके बाद है फीचर्स। ये जो मॉडल है एबिलिटी मॉडल, तो इसके फीचर्स क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो एबिलिटी मॉडल वो कॉन्जिटिव है नेचर के अंदर, मेजर किया जाता है थ्रू परफॉर्मेंस टेस्ट, जैसे पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क होता है।
साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड है। जो भी मेजर ये जो मॉडल्स हैं ये साइंटिफिक होते हैं। इसके एडवांटेज, एक तो ये मेजरमेंट के लिए होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तभी ये मेजर किया जाएगा। ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है कभी भी। और ये फोकस करता है एक्चुअल इमोशनल स्किल्स देने पे। लिमिटेशन इसकी, मेजर हम नहीं कर पाते इसको एक्यूरेटली सही तरीके से। डज नॉट इंक्लूड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसमें हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं हमारे, वो इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास ट्रेट मॉडल। इसके ये दिया था पेट्रीडस ने दिया था। इसका मीनिंग है दिस मॉडल व्यूज इमोशनल इंटेलिजेंस एज पर्सनैलिटी ट्रेट। देखो इसकी जो लिमिटेशन थी पर्सनैलिटी ट्रेट, ये उसको अपनी एडवांटेज बनाता है। दूसरा मॉडल जब आया था ट्रेड मॉडल, और इस ये जो फोकस करता था, ये फोकस करता था मेंटल एबिलिटी पे, लेकिन जो ये मॉडल है ये फोकस करता है पर्सनैलिटी ट्रेट पे। इट फोकस हाउ इंडिविजुअल परसीव देयर ओन इमोशनल एबिलिटी, ये बताता है कि कैसे इंडिविजुअल खुद के इमोशंस को समझता है। और इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी जो फीचर्स होते हैं वो आते हैं। मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, 5 मेन कंपोनेंट्स है इसके। सबसे पहला इमोशनल सेल्फ परसिपेशन, खुद के बारे में जानो। एम्पैथी, इमोशनल एक्सप्रेशन, स्ट्रेस को मैनेज करो। अडेप्टेबिलिटी, जैसी जो सिचुएशन हो वहाँ पे वैसा ही रहना चाहिए। हैप्पी सिचुएशन यू मतलब हैप्पी रहो वहाँ पे। अब इसके फीचर्स हैं, ये पर्सनैलिटी बेस्ड है, वो मेंटली एबिलिटी पे बेस्ड था। ये मेजर करता है सेल्फ रिपोर्ट से, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट से रिपोर्ट करता था। ये फोकस करता है बिहेवियर और इमोशनल स्टाइल पे। एडवांटेजेस, हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन से आसानी से जो प्रैक्टिकल है और ये सिंपल है, वो थ्योरेटिकल था। ये एक्सप्लेन करता है इमोशनल बिहेवियर को क्लियरली। इसमें सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ये मतलब कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन है सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी, तो हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जो आंसर देना चाहे वो दे सकता है, हम उसमें एनालाइज थोड़ी ना करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव है। पर्सन में ओवर एस्टीम और अंडर एस्टीम देम, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, दे आर नेगेटिव, सम पीपल आर पॉजिटिव। सो कुछ लोग खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, कुछ अंडर एस्टिमेट, कुछ बीच में रहते हैं बैलेंस्ड। उसके बाद आता है मिक्स मॉडल, तीसरा मॉडल ये दिया था डैनियल जोलमेल ने। दिस मॉडल कंबाइन इमोशनल एबिलिटी विद पर्सनल ट्रेड्स एंड सोशल स्किल्स। इस मॉडल ने तीनों को घेर लिया। मतलब जो पहले जो मॉडल आया था एबिलिटी मॉडल, और फिर ये जो दूसरा मॉडल आया था हमारा ये था नाम ट्रेड मॉडल, इन दोनों की जो एडवांटेजेस थी वो ले ली। पहले वाले की क्या थी इमोशनल एबिलिटी, दूसरे वाले की क्या थी पर्सनैलिटी ट्रेट, दोनों को कंबाइन कर लिया और एक और दे दी सोशल स्किल्स, ये और दे दी। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेन करता है बॉर्डर और प्रैक्टिकल वे में। इसके 5 कंपोनेंट ही गलती से लिखते हैं। इसमें सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। इसके बारे में कुछ बना के लिख देना, यू कैन मेक, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है और आगे वाले चैप्टर में भी ये आएगा। फीचर्स, ये कंबाइन करता है फर्स्ट मॉडल को और सेकंड मॉडल दोनों को, एबिलिटी वाले को और ट्रेट वाले को। उसके बाद है फोकस करता है लीडरशिप पे एंड वर्क प्लेस सक्सेस पे, प्रैक्टिकल है और एप्लीकेशन बेस है। लास्ट के जो 2 मॉडल्स आए थे ये दोनों प्रैक्टिकल है और एप्लीकेशन बेस है, लेकिन जो फर्स्ट मॉडल था वो थ्योरेटिकल है और जो सेकंड मॉडल था वो सब्जेक्टिव है। अब इसके एडवांटेजेस क्या फ़ायदे, ये एजुकेशन और बिजनेस में यूज़ होता है, आसानी से समझ आता है और पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंसी को कवर करता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब इसमें तीनों मॉडल्स आ गए, सोशल वाला भी आ गया, पर्सनैलिटी ट्रेट वाला भी आ गया और उससे पहले जो एबिलिटी वाला था वो भी आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और ये ओवरलैप करता है विद पर्सनैलिटी। जो सेकंड मॉडल था ना उससे ओवरलैप करता है, तो इसका देने का फ़ायदा क्या है, इसमें एक ही चीज़ इंक्लूड हुई है जो कि है सोशल। सो कुछ लोग कहते हैं कि इसको देने का फ़ायदा क्या। उसके बाद हमने मॉडल्स कर लिया। अब आता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द मेन कंपोनेंट और फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मेन कंपोनेंट है और फाउंडेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके नींव बोलते हैं ना, किसी भी घर की नींव होती है, वैसे ही इसकी भी है। तो दे एक्सप्लेन हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ये बताते हैं कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल और सोशल लाइफ में काम करती है। तो 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है हमारा मीन्स नोइंग अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, मतलब हमारे इमोशंस के बारे में जानना, उनको समझना
हमारे खुद के, सेल्फ मतलब खुद, अवेयरनेस मतलब अपने इमोशंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। इसमें जानना नो व्हाट यू आर फीलिंग, आप क्या फील कर रहे हो ये जानना, नो व्हाई आर यू फीलिंग, आपको वो फीलिंग क्यों आ रही, अंडरस्टैंड, आपको स्वोट एनालिसिस करना। स्वोट एनालिसिस में होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना अपनी। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए स्टूडेंट नो दे गेट नर्वस बिफोर एग्जाम एंड एक्सेप्ट इट, दे शो सेल्फ अवेयरनेस। अगर किसी को लगता है कि हाँ एग्ज़ाम के पहले हम लोग नर्वस फील करते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको पता है कि उसको सेल्फ अवेयरनेस है उसके इमोशंस के बारे में। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, it is the first step of emotional intelligence because without knowing your emotions you can't control them। अब उसको पता है कि वो एग्ज़ाम से पहले नर्वस होगा तो वो कुछ ऐसा करेगा, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो पहले पढ़ के जाएगा या फिर कुछ और करेगा। तो उसको पहला स्टेप ही यही है कि आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको कंट्रोल करोगे। विदाउट नोइंग दैम यू कैन नॉट कंट्रोल दैम। सेकेंड है सेल्फ मैनेजमेंट। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका मतलब है कंट्रोल करना और मैनेज करना इमोशंस को इन ए पॉजिटिव वे के अंदर। इसके अंदर आता है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को हैंडल करना, काम लेना और रिस्पॉन्सिबल रहना। इफ़ ए टीचर फील्स एंग्री, अगर एक टीचर को गुस्सा आ रहा है बट रिस्पॉन्ड कामली इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट। टीचर को गुस्सा आ रहा है कि आपने ये काम नहीं किया, लेकिन वो चिल्लाने के बजाय आपको आसानी से बता रहा है कि ऐसे ऐसे करो, कल कर लेना। तो ये क्या हो गया, एक सेल्फ मैनेजमेंट शो कर रहा है इन ए पॉजिटिव वे। इम्पोर्टेंस क्या है, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है सोशल सर्विस, सोशल अवेयरनेस। इसका मतलब है अंडरस्टैंड करना इमोशंस ऑफ अदर। सेल्फ अवेयरनेस में हमने खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड किया, सेल्फ मैनेजमेंट में उनको कंट्रोल किया। अब थर्ड है सोशल अवेयरनेस। इसमें हमें दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें हम एम्पैथी दिखाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे दूसरों की फीलिंग्स को, रिस्पेक्ट करेंगे उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट से। एग्जाम्पल, इफ़ यू नोटिस योर फ्रेंड इज अपसेट, ट्राई टू सपोर्ट दैम, दैट शो सोशल अवेयर। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड अपसेट बैठा हुआ है तो उसको सपोर्ट करो एंड उसको खुद से मतलब ऐसे गुस्से से मत कहो, कुछ भी उसको सपोर्ट करके कहो, और ये दिखाता है आपकी सोशल अवेयरनेस। उसके बाद है इसकी जो ये ट्रस्ट बनाता है आपके फ्रेंड और आपके बीच एक अच्छी रिलेशनशिप बनाता है। उसके बाद फोर्थ है, लास्ट वन है ये, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें है मेंटेन करो एक हेल्थी और पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, जिससे गुड गुड कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ए क्लास मॉनिटर सोल्व ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टूडेंट्स पीसफुली, दैट शो रिलेशनशिप मैनेज। अगर क्लास का मॉनिटर है वो दो बच्चों के बीच में लड़ाई होगी उनको आसानी से सुलझा देता है शांतिपूर्वक, तो उसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर वो पीट के या फिर और कुछ करके, मैडम को बुला के कुछ भी करके अगर सुलझाता है उस लड़ाई को, तो वो नहीं है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें हम देखते हैं टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। नाउ हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली। इसमें अब करते हैं यूनिट 2 पर्सनल कॉम्पिटेंसी, और यूनिट 3 आएगी सोशल कॉम्पिटेंसी, एंड देन लास्ट यूनिट है मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट्स की। तो यूनिट सेकंड है, इसमें पर्सनल कॉम्पिटेंसी में मेन तो दो कंपोनेंट्स आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। ये बुक में दिए हुए हैं, ये दो है ये यूनिट 3 के हैं, ये यूनिट 2 के हैं, इनके बीच में यहाँ सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू, बिहेवियर। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के इमोशंस को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कमियों को, ताकतों को, अपनी वैल्यूज़ को, बिहेवियर को, सबको समझना। इट मीन्स एबिलिटी टू नो व्हाट यू आर फीलिंग एंड वाई यू आर फीलिंग। मतलब हमें जानना चाहिए कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले जानो कि आप क्या फील कर रहे हो, दूसरी बात जानो कि क्यों फील कर रहे हो आप लोग ऐसा। तो इसमें आता है इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब होता है नोइंग योर फीलिंग एट द राइट टाइम, हमारी फीलिंग्स को एक सही टाइम पे हमें समझना। जैसे हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें जानना कि हम क्यों गुस्सा आ रहा है, सैड है तो क्यों है, हैप्पी, स्ट्रेस, कोई भी फीलिंग है तो क्यों हो रहा है वो। यू नो हाउ योर इमोशंस अफेक्ट योर बिहेवियर, आपको पता है कि कैसे आपके इमोशंस आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। इफ़ यू फील नर्वस बिफोर ए प्रेजेंटेशन यू रियलाइज इट दैट इट इज़ ए इमोशनल अवेयरनेस। देन हमारा एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, इट मीन्स नोइंग योर स्ट्रेंथ,
वीकनेस ऑनेस्टली, मतलब एक सेल्फ असेसमेंट करना कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकतें हैं, ये मेरी कमजोरियां हैं, वीकनेस है। एंड अब अपने आप को ना तो ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और ना अंडर एस्टिमेट करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो और ट्राई करो उसको इम्प्रूव करने। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनको पता है कि उनको इंग्लिश उनकी कमजोरी है, लेकिन उनको ये भी पता है उसको किस पार्ट में है, वो कैब कमज़ोर है या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ भी। तो उनको वीकनेस भी अपनी पता करो और स्ट्रेंथ भी। देन ये मत करो कि ओवर एस्टिमेट कर दिया, हाँ मैं तो आज ही इंग्लिश सीख लूँगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अंडर एस्टिमेट भी मत करो कि मुझे इंग्लिश कभी नहीं आएगी, बस गांव वाले बच्चे नहीं बोल सकते इंग्लिश, शहर वाले ही बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं करना। हमें अपनी मिस्टेक पता चल गई कि हमें इंग्लिश नहीं आती, रेदर देन ये मिस्टेक नहीं है हमारी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से कुछ किया ही नहीं, तब आएगी कैसे। तो लेकिन पता चल गई, चलो मिस्टेक मानते हैं इसको, हमें नहीं आती इंग्लिश। अब ट्राई करो इम्प्रूव करने की। जैसे कि इफ़ यू नो दैट यू आर वीक इन मैथ बट स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, दैट इज़ द एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। अब क्लास में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो अच्छे से, जैसे आज मैथ और अपना इंग्लिश का टेस्ट। अगर आपको पता है कि मैथ में आप वीक हो और इंग्लिश में आप अच्छे हो, तो आपके इंग्लिश के मार्क्स जोड़ते हैं ना। सो ये होता है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, जब परसेंटेज कैलकुलेट होती है तब। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब होता है बिलीविंग इन योर एबिलिटीज़। आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, किसी भी चैलेंज से डरो मत। यू स्पीक एंड एक्ट विद कॉन्फिडेंस। ये पढ़ाते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, मतलब सब कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड, एवरीथिंग अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड है इसके अंदर। इवन इफ़ ए टास्क इज़ डिफ़िकल्ट यू बिलीव यू कैन डू इट। अगर कोई टास्क है वो डिफ़िकल्ट है, तो आपको अपने मन में ये लेके आना चाहिए कि हाँ आप अगर मेहनत करोगे राइट डायरेक्शन में तो आप उस काम को कर सकते हो। लाइक इफ़ समबडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बहुत टाइम हमें लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमें कुछ क्लास टेस्ट में कम नंबर आ गया या फिर कुछ भी होता है तो हमें लगता है नहीं होगा। लेकिन अपने आप पे बिलीव करो, चाहे कितना भी कॉम्पिटिटिव डिफ़िकल्ट टास्क हो, अपने पे बिलीव करो, यू कैन डू इट। ये जो लाइन है यू कैन डू इट, ये बहुत लोगों की लाइफ बदल चुकी है एंड आपकी बदलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें है कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, बिहेवियर को, एक्शंस को इन डिफरेंट सिचुएशंस। काम रहो, हमेशा फोकस्ड रहो, रिस्पॉन्सिबल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल करो अपने नेगेटिव इमोशंस को, जैसे एंगर फियर और फ्रस्ट्रेशन। यू थिंक बिफोर ये, जब भी गुस्सा आ रहा है ना, सबसे पहले सोचो कि क्या रिएक्ट करने वाले हो और क्यों रिएक्ट करने वाले हो, क्या इससे आपको फ़ायदा होगा। यू डू नॉट लीज कर, आपके कंट्रोल को ईजिली मत लूज़ करो। जैसे एक सीरियल आता था मैडम सर, उसमें जो वो करिश्मा होती थी उसको बहुत गुस्सा आता था, एंड वो क्या करती थी 5 गिनती थी, तब तक अगर वो जो इंसान है सामने है वो सही नहीं होता तब तक वो गिनती रहती थी 5। अगर वो नहीं हुआ तो वो अपना गुस्सा निकाल देती थी उसके ऊपर, अगर हो गया तो वो अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेती थी। तो ये कुछ वेज होते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट मीन्स अपने जो प्रेशर को हैंडल करो, टेंशन को एक हेल्थी वे में, पॉजिटिव वे में। कभी भी पैनिक मत करो, किसी भी सिचुएशन में एक सॉल्यूशन निकालो इंस्टेड ऑफ वरिंग। घबराने की बजाय कोई भी सॉल्यूशन निकालो अपनी प्रॉब्लम का। जैसे एग्जाम होते हैं तो ऑर्गेनाइज रहो, मैनेज करो अपने टाइम को प्रॉपरली। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट करो न्यू सिचुएशंस को और चेंजेस को, एक्सेप्ट करो चेंजेस को पॉजिटिव। अगर आप गांव से हैं तो आप शहर में चले गए रहने के लिए, लेट्स से स्टडी करने के लिए दिल्ली आ गए, तो अब अपने जो चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे चेंजेस होंगे आपके लाइफ स्टाइल, आपके रहने के तरीके में, सब कुछ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो उनको अडेप्ट करो एंड उनको चेंजेस को एक्सेप्ट करो कि हाँ अगर ये चेंजेस जो है मुझे एक्सेप्ट करना है, चाहे कुछ हो जाए। अब 3 साल तो वहाँ पे रहना है, अगर पढ़ना है तो जॉब करनी है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा अपने आप को पुश करो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, विदाउट वेटिंग फॉर। आपको कोई दूसरा पुश नहीं करने आएगा कि आप ये काम करो, आप अपने गोल्स को अचीव करो, नहीं, आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। स्टे पॉजिटिव रहो और वर्क करो हार्ड, चाहे कितने ही डिफ़िकल्ट थिंग्स हो। फिर है यू स्टडी रेगुलरली इन वन विदाउट, अगर कोई आपको कह भी नहीं रहा ना कि पढ़ लो या मत पढ़ो, तो भी आप पढ़ रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक्सेप्टिंग योर ड्यूटीज़ एंड एक्शंस। अपनी ड्यूटी को समझो कि आप मुझे, जैसे घर पे होता है ना कि मुझे ये काम करना है ये नहीं करना, तो अपने को समझो और अपना काम टाइम पे करो एंड अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, किसी को और को ब्लेम मत करो। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हमने देखा कि अपने इमोशंस को जानो, मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल करो उनको। तो 2 पर्सनल कॉम्पिटेंसी के हो गए। अब उसके
उसके बाद है यूनिट 3 में सोशल कॉम्पिटेंसी, वो बाद में करेंगे, पहले एक टॉपिक और है मोटिवेशन का, ये कर लेते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है इनर ड्राइव दैट पुश ए पर्सन टू अचीव गोल्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो तैयारी करता है तो उसका कुछ मोटिवेशन होता है, एक वाई होता है, वाई वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो पुश करता है अचीव करने के लिए गोल्स को। इट इज़ एनर्जी इनसाइड यू दैट मेक यू हार्ड, वो हर दिन वही पढ़ेगा, वही वो कुछ करेगा लगातार 1-2 साल तक, आपको वही मेहनत उसी टाइम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ये एक अंदर आपके मोटिवेशन होता है जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ये नहीं है यूट्यूब पे वीडियो देख ली और मोटिवेशन आ गया, दैट्स नॉट मोटिवेशन। इफ़ अगर कुछ अचीव करना है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो आपको फोर्स करे, ठीक। कंपोनेंट्स, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, इट मीन्स द डिज़ायर टू इम्प्रूव एंड परफॉर्म बेटर, यू सेट हाई गोल्स। अपने गोल्स को सबसे पहले गोल सेट करो बड़ा, उसके बाद उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटो एंड देन उसको फुलफिल करो, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्राइंग टू स्कोर हायर मार्क्स देन लास्ट सेमेस्टर, आपके लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे, कमेंट डाउन, ओके, कितनी SGP आई थी एंड अब की बार कितने ट्राई कर रहे हो लाने की, तो वो कमिटमेंट मीन्स डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कितना डेडिकेशन है, कितनी शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हो अपनी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो होता है कमिटमेंट। आप कितने फोकस्ड हो, अपने टास्क को रोज कंप्लीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग एक्शंस विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली तो कोचिंग का वेट मत करो कब वो स्टार्ट होगी, कब वो पढ़ाएंगे, अपने आप कुछ वर्क करो, अपने सिलेबस को जानो, अपने PYQs देखो, एवरीथिंग यू हैव टू डू योर ऑन योर ओन। स्टार्ट, अपने काम को स्टार्ट करो, सोल्व करो प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली, किसी के इंस्ट्रक्शंस का वेट मत करो, अगर नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी तो कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग प्रिपरेशन अर्ली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एग्जाम्स, अब एग्जाम का वेट करो और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो, व्हाट ए माइंड सेट, मतलब एक दिन पहले पढ़ते हैं, अब 2 दिन तो पहले स्टार्ट कर सकते हो ना। ऑप्टिमाइज मीन्स हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर एक डिफिकल्ट, अब आपके पास एक ये डिफिकल्टी सिचुएशन है, 2 दिन बाद आपके एग्जाम है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, हाँ मैं अगर ये 1 शॉट देख लूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मतलब अपना बैक नहीं आएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो। ये मत देखो अब 2 ही दिन है तो क्या ही पढ़ूंगा, रहने देता हूँ, मौज करता हूँ, नहीं, गिव अप मत करो, इसलिए लास्ट एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से 1 मिनट पहले तक गिव अप मत करो। इवन आफ्टर फेलिंग वंस, एक बार फेल भी हो गए तो यू कैन ट्राई अगेन। इम्पोर्टेंस, ये अचीव करता है, हेल्प करता है अचीव करने में गोल्स, इंक्रीज करता है कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, फियर और फेलियर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसका मतलब है बिल्ड करना, मेंटेन करना और मैनेज करना हेल्थी रिलेशनशिप विद अदर्स, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फिर कोई और। नाउ अभी करते हैं हमारी कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको क्लियरली बताओ एंड दूसरों को आसानी से सुनो, मतलब ध्यान से सुनो और रिस्पेक्ट करो दूसरों के ओपिनियन को। ये नहीं है कि आप तो आइडिया दे ही नहीं सकते तो वो रिलेशनशिप अच्छी हो ही नहीं, उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ही आएगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, फाइट्स को, अननेसेसरी जो फाइट्स हैं उनको अवॉइड करो, एक कॉमन सॉल्यूशन लेके आओ। टीम वर्क, हमेशा कोऑपरेटिव वे से काम करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करो, सपोर्ट करो एक दूसरे का। लीडरशिप, गाइड करो दूसरों को भी एंड मोटिवेट करो अपने टीम मेंबर्स को अगर आप लीडर हो, और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है, इम्प्रूव करता है टीम वर्क, रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, हेल्प करता है करियर ग्रोथ में, इंकरेज करता है आपकी सोशल रिस्पेक्ट। तो ये है इंपॉर्टेंस। इस अब आता है हमारा पर्सनल कॉम्पिटेंसी हो गया, अब आता है हमारा सोशल कॉम्पिटेंसी। इसमें आता है सोशल अवेयरनेस और सेल्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये हमने उसी में कर लिया था, ये गलती से मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया था। अब आता है इसमें सोशल अवेयरनेस, सो लेट्स डू दिस नाउ। अब इसमें है सोशल कॉम्पिटेंसी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर, दूसरों के इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को समझना और अपनी जो रिलेशनशिप है उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना। ये हेल्प करता है हमें पॉजिटिवली इंटरेक्ट करने के लिए अदर्स को, हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड करता है, कम्युनिकेट करता है क्लियरली, हैंडल करता है जो भी सोशल सिचुएशंस है उनको प्रॉपरली। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि ह्यूमंस सोसाइटी के पार्ट है और डिपेंड करते हैं रिलेशनशिप पे। सोशल अवेयरनेस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन,
पर्सपेक्टिव एंड नीड, सोशल अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद के इमोशंस को समझना। तो अब आता है हमारा सोशल अवेयरनेस में, इट इज़ फोकसिंग ऑन अदर्स इंस्टेड ऑफ, मतलब खुद पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, दूसरों पे करना है। सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना अदर्स के, दूसरों के पर्सपेक्टिव समझना, पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि कैसे लोग सोचते हैं और उनके रिस्पेक्ट करना ओपिनियंस पे। एम्पैथी, अंडरस्टैंड करना, शेयर करना फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इमोशनल एम्पैथी होती है, कॉन्जिक्टिव एम्पैथी होती है, मतलब फीलिंग व्हाट अदर्स फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स। एक तो वैसा ही फील करना जो कि अदर दूसरे लोग फील कर, दूसरा अंडरस्टैंड करना उसके फीलिंग्स को। अब उसके बाद आता है कंपैशन। इसका मतलब होता है नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग समवन पेन बट ऑल्सो वेटिंग टू हेल्प देम। ये नहीं हमने दूसरों के पेन्स को अंडरस्टैंड कर लिया, बल्कि उसको हेल्प भी करना है उस पेन के अंदर। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस। तो इसमें इम्प्रूव होती है कम्युनिकेशन, रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्ड करता है इमोशनल कनेक्शन, हेल्प करता है टीम वर्क में, प्रमोट करता है रिस्पेक्ट में। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्थी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन है सोशल अवेयरनेस का। एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना आइडिया क्लियरली, लिसन करना एक्टिवली और यूज़ करना पोलाइट लैंग्वेज। पेइंग अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज की गुड कम्युनिकेशन रिड्यूस मिस अंडरस्टैंडिंग। कोलेबरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, एक गोल की तरफ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोलेबरेशन। जैसे यूट्यूब पे होता है अपने आइडियाज शेयर करना, रिस्पेक्ट करना अपनी टीम मेंबर्स को, एक दूसरे को सपोर्ट करना। टीम वर्क का मतलब होता है कोऑपरेट करना दूसरों को एंड कंट्रीब्यूट करना इक्वली, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होते हैं और गुड टीम वर्क आता है जो कि प्रोडक्टिविटी एंड हार्मनी को बढ़ाता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसमें होता है हैंडल करना जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए एक दूसरे के बीच में, उनको शांतिपूर्वक। इसमें आता है हमेशा काम रहो, दोनों साइड की सुनो, फाइंड करो एक अच्छा गुड सॉल्यूशन, अवॉइड करो एग्रेसिव होना। उसके बाद है एग्जांपल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू इंडस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी, इसमें आता है सोशल कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप होती है, हमारे जो संस्कार होते हैं वह कैसे आते हैं। एक तो फैमिली जो हमें आप अपब्रिंगिंग देती है उससे, कॉलेज और स्कूल के इन्वायरमेंट से, पीयर इंटरेक्शन से, आपके दोस्त कैसे हैं उससे, सोशल जो हमने बाहर एक्सपीरियंस किए हैं उनसे, कल्चरल बैकग्राउंड आपका कैसा है, आप प्रैक्टिस और फीडबैक कैसे देते हैं लोग आपको, मेजोरिटी और एक्सपीरियंस से आते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है सोशल कॉम्पिटेंसी के लिए, तो वो देखते हैं। एक्टिव लिसन, हमेशा दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनो, इमोशंस को कंट्रोल करना, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, पेशेंस, कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऐसे स्किल्स सीखो। ये वो स्किल्स है जो कि बैलेंस करती है रिलेशनशिप को। अब इम्पोर्टेंस क्या है सोशल कॉम्पिटेंसी की, इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बढ़ती है, इंप्रूव करता है टीम वर्क, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज करता है लीडरशिप एबिलिटी, आपकी करियर की सक्सेस को इंक्रीज करता है, सोशल हार्मनी प्रमोट करता है, प्रोफेशनल और सोशल दोनों में ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारी यूनिट 4 है जिसमें है मेजर्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दो पार्ट डिवाइड किए हैं, पहला पार्ट में है हमारा मेजर्स, दूसरे पार्ट में है डेवलपमेंट्स। तो मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में मेजरमेंट का मतलब होता है चेक करना, एड्रेस करना लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की, एक इंसान के अंदर कितना लेवल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। जैसे IQ का लेवल चेक करते हैं ना, वैसे ही EI का लेवल चेक करते हैं। वाई मेजर इमोशनल ईटिंग, क्यों मेजर करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए, अपनी पर्सनल सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। किसी अगर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें से एक लीडर बनाना है तो उनके तीनों के क्या होंगे, EI टेस्ट होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे जानेंगे कि कौन सा बेटर है जो लीडर बन सकता है, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट करना, अब मेथड्स क्या है, कैसे कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेथड, ए पर्सन आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर ओन इमोशंस एंड बिहेवियर। एक इंसान अपने जो आंसर्स देगा उन क्वेश्चंस के जो कि उसके इमोशंस और बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस जो आंसर देगा, आई कैन कंट्रोल माई एंगर, आई अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। इससे क्या होगा, आसानी से आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, इसमें खर्चा भी नहीं लगेगा, जल्दी से वो आपके आंसर दे देगा। इसमें गलत आंसर भी दे सकता है वो इंसान, और ये भी हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा ना आए, फिर उससे एबिलिटी बेस्ड मॉडल आता है नेक्स्ट हमारा, टेस्ट आता है। इसमें क्या होता है, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट होती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और रिकॉग्निशन हम इसमें टेस्ट करते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव होता है और साइंटिफिक मेथड है जो कि साइंस ने सजेस्ट किया, लेकिन इसमें हमें टाइम लगता है और हार्ड होता है ये थोड़ा डिजाइन करने में। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। रियल लाइफ सिचुएशंस में उस इंसान को ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिकल भी है ये और रियल बिहेवियर शो करता है। एंड ऑब्जर्वर बाइस, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसको देख रहा है वो बाइस हो सकता है, मतलब बिचौला भी हो सकता है। टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है। किसी को अगर हमें जानना है तो उसके साथ रहना होगा, उसको समझना होगा, पहचानना होगा, तो ये टाइम लेगा। पार्ट 2 है डेवलपमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें है डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस थ्रू प्रैक्टिस एंड लर्निंग। इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना। अब आपने टेस्ट कर लिया इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उससे कुछ सीख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है इम्प्रूव करना सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपने बारे में जानो। सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एक जर्नल बनाओ, डायरी बनाओ, उसमें अपने इमोशंस को लिखो, अपने इमोशंस को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानो। सबसे पहले इम्प्रूव करो सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानो। दूसरा, इम्प्रूविंग सेल्फ मैनेजमेंट। अब अपने बारे में आपने जान लिया कि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो अब उसको कंट्रोल करना जानो कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग और अंडर स्ट्रेस में हो जब भी, जो भी बोलो, जब सोच समझ के बोलो। दूसरा, फिर तीसरा आता है डेवलप करो सोशल अवेयरनेस। दूसरे लोगों के बारे में भी जानो, उनकी फीलिंग्स को पहचानो, वो कैसे हैं, क्या है, उनको कुछ फीलिंग्स आ रही, क्यों आ रही, सब एम्पैथी शो करो। फिर उसके बाद है इम्प्रूव करो रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किसी से भी बात करो ना तो कम्युनिकेट करो क्लियरली, अवॉइड करो ब्लेमिंग, कि उसको मत ब्लेम करो कि आपने ये कर दिया तो ये नहीं हुआ, इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करो। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, जैसे मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग। रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी हमें हेल्प करती है इस करने में। अब हमारा था ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, फीडबैक सेशंस की एक्टिविटी है जो कि हेल्प करती है इमोशनल स्किल्स को हेल्प। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इससे क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एकेडमिक सक्सेस मिलती है, करियर की ग्रोथ, लीडरशिप डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ होती है, जो मेंटल हेल्थ होती है। दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वन सोर्स था, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट डाउन। सो लेट मी शो यू सिलेबस कि कौन कौन सा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में नेचर कर लिया, मॉडल कर ली, बिल्डिंग ब्लॉक्स कर लिए। पर्सनल कॉम्पिटेंसी में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया। सोशल कॉम्पिटेंसी में सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे हो गया। और इसमें मेजरमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लिए। स्ट्रेटेजीज भी कर ली इनहेंस करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।